प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर का ये टॉपिक है। पिछले कुछ वीडियो में हमारा प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन चल रहा था, तो उसी में हम आज अध्ययन करेंगे कि ऐसे कौन से कारक होते हैं विद्यार्थियों जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। आइए हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानने से पहले हम ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम थोड़ा देख लेते हैं। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ब्लैकमैन ने ये केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए ही नहीं, अन्य कार्य की अभिक्रियाओं के लिए ही, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए भी दिया था। ब्लैकमैन से पहले भी सेक्स ने कार्डिनल बिंदुओं की संकल्पना प्रस्तुत की थी। कार्डिनल बिंदुओं के अनुसार सेक्स ने क्या बताया था? उसने बताया था कि कोई भी कार्य की अभिक्रिया यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन है वह तीन बिंदुओं के द्वारा प्रभावित होती है। तीन मान होते हैं, न्यूनतम मान, अनुकूलतम और अधिकतम। न्यूनतम यानी मिनिमम मान पर कार्य की अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती, यानी न्यूनतम से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अनुकूलतम मान पर कोई कार्य की अभिक्रिया अनिश्चित समय तक चलती रहती है, अधिकतम गति से चलती रहती है, और अधिकतम मान से अधिक होने पर भी अभिक्रिया रुक जाती है। इन तीनों मानों को कार्डिनल मान कहते हैं। लेकिन 1905 में ब्लैकमैन ने इसको विस्थापित कर दिया। तो सेक्स ने ये बताया था कि कोई भी कार्य की अभिक्रिया तीन मान जो होते हैं किसी भी कारक के, उसके द्वारा प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया तापमान द्वारा प्रभावित हो रही है, तो तापमान के तीन मान होंगे। न्यूनतम से कम पे वो शुरू ही नहीं होगी, न्यूनतम मान पे शुरू हो जाएगी, अनुकूलतम मान पर वो चलती रहेगी, और अधिकतम मान से भी अधिक हो जाएगा तो वह रुक जाएगी। लेकिन ब्लैकमैन ने क्या बताया? ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारकों का नियम दिया। उन्होंने बताया कि जब कोई अभिक्रिया, कारिक अभिक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये अनेक कारकों से प्रभावित होती है, तब यह क्रिया उस कारक द्वारा नियंत्रित होती है जो सबसे कम मात्रा में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यानी एक कोई भी अभिक्रिया है, वह एक से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित हो रही है, तो वह नियंत्रित किसके द्वारा होगी? जो कारक सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। वह प्रकाश से भी प्रभावित होती है, तापमान से भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होती है, जल से भी होती है। लेकिन वह नियंत्रित किसके द्वारा होगी विद्यार्थियों? वह नियंत्रित उसके द्वारा होगी जो इन सब में कम पाया जाएगा। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड इनमें सबसे कम है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रभावित होगी। इसे हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय में पानी होता है, दूध होता है, चाय पत्ती होती है, चीनी होती है। इन सब में चाय पत्ती सबसे कम होती है। अगर हम चाय पत्ती थोड़ी कम डालेंगे, बाकी सब ठीक है, तो उतनी अच्छी चाय नहीं बनेगी। और थोड़ा सा चाय पत्ती बढ़ा देंगे तो जो चाय है वो टेस्टी बन जाएगी। लेकिन चाय पत्ती बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर कोई दूसरा कारक सीमाकारी कारक बन जाएगा। तब फिर हमें उस कारक को बढ़ाना होगा, जैसे पानी को बढ़ाना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी कार्य की अभिक्रिया एक से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित हो रही हो, तो वह नियंत्रित सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक के द्वारा होगी, और यह ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम कहलाता है। और ये कारक क्या कहलाते हैं? सीमाकारी कारक कहलाते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कौन से कारक हैं। तो विद्यार्थियों, दो श्रेणियों में बांटा है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाह्य कारक
प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश की तीव्रता के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण अत्यंत कम तीव्रता में भी हो सकता है, जैसे मोमबत्ती, चंद्रमा के प्रकाश में भी। प्रकाश तीव्रता बढ़ने पर इसकी दर एक सीमा तक बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कम हो जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, हम आगे उन पर अध्ययन करेंगे। जैसे एक विशेष तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषणी क्षेत्र से गैस विनिमय रुक जाता है, यानी प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है तो हो सकता है अत्यधिक ताप के कारण रंध्र बंद हो जाए। इस तीव्रता को प्रकाश संतुलन बिंदु यानी लाइट कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। प्रकाश संतुलन बिंदु छाया प्रिय पादपों के लिए 10 से 100 फीट कैंडल तथा प्रकाश प्रिय के लिए 100 से 200 फीट कैंडल होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्ण सूर्य के प्रकाश में 10% मान पर छाया प्रिय पादपों में अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश प्रिय पादपों में यह 70% हो जाता है। यानी जो पादप प्रकाश में ज़्यादा पाए जाते हैं उनमें तो अगर हम सूर्य का 10% अगर देंगे तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर 70% बढ़ जाएगी, लेकिन छाया प्रिय पादपों में यह अधिकतम हो जाएगी। छायाप्रिय पादपों में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण हो जाएगी। प्रकाश तीव्रता के बाद आती है प्रकाश का ही कुछ और हम अध्ययन करते हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में कमी के प्रभाव को सौर्यन कहते हैं, सोलराइजेशन। यानी बहुत ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश अगर देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाती है बच्चों, और वह कमी सौर्यन, सोलराइजेशन कहलाती है। यह प्रभाव प्रकाश संदमन अथवा प्रकाश ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। तो अत्यधिक प्रकाश तीव्रता में प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। यह क्या घटना क्या कहलाएगी? सौर्यन। और सौर्यन किसके कारण से उत्पन्न होता है? प्रकाश संदमन अथवा प्रकाश ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। प्रकाश ऑक्सीकरण क्या होता है विद्यार्थियों? तीव्र प्रकाश में O2 की उपस्थिति में पर्णहरित ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है। इसे प्रकाश ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी बहुत तेज प्रकाश में पर्णहरित ही नष्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस घटना को प्रकाश ऑक्सीकरण या फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में संदमन का काम कर रहा है। कुछ अन्य घटनाएं भी होती हैं, जैसे प्रकाश के प्रभाव से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, जिससे पर्ण कोशिकाओं की आर्द्रता में कमी आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो यह भी एक प्रभाव है कि अत्यधिक प्रकाश अगर हम देंगे तो क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन के कारण, ट्रांसपायरेशन के कारण रंध्र बंद हो जाएंगे। दूसरा है प्रकाश का गुण। प्रकाश संश्लेषण दृश्य प्रकाश में होता है 400 से 700 नैनोमीटर, ये आप जानते हैं। लाल प्रकाश में अधिकतम होगा और हरे प्रकाश में न्यूनतम होगा, क्योंकि हरे प्रकाश को पादप विस्थापित कर देते हैं, उसको परावर्तित कर देते हैं, इसलिए उसमें कम पाया जाएगा। यह नीले प्रकाश में यह औसत होगा विद्यार्थियों। नीले प्रकाश में अधिक ऊर्जा होती है, अतः यह जल निमग्न पादपों तक पहुंच जाता है। उच्च पादप जो होते हैं वो पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश किरणों का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं करते हैं। पराबैंगनी किरणें स्टार्च के संचयन में सहायक होती हैं, जिससे वृद्धि रुक जाती है, परंतु बैंगनी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण के लिए पराबैंगनी और अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। यानी उच्च पादप तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं। दूसरा जो कारक है विद्यार्थियों, तापमान, टेम्परेचर। दूसरा जो बाह्य कारक है तापमान या टेम्परेचर, वो कैसे प्रभावित करता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो संपन्न होती नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि विकर निष्क्रिय हो जाते हैं, जो एंजाइम हैं वो काम नहीं करते हैं। C3 पादपों के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनुकूलतम जो तापमान है वह है, इस पे प्रकाश संश्लेषण भली भांति होगा। C4 के लिए 35 से 40 डिग्री पर, क्योंकि ये अधिक तापमान में भी अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ शैवाक है यानी लाइकेन है, वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। कुछ मांसलोद्भिद हैं यानी रेगिस्तान में पाए जाने वो 55 डिग्री पे भी कर सकते हैं।
कुछ लाइकें जो ठंडे प्रदेशों में और शंकु कोनिफर पादप हैं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत कम टेम्परेचर और बहुत अधिक टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण संपन्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विकर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम की एक तापमान परास होती है, एक लिमिट होती है कि उस टेम्परेचर में ही वो काम करेंगे और फिर एंजाइम नष्ट हो जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं हो सकता है। अगला बाह्य कारक है विद्यार्थियों कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आप सभी जानते हैं वातावरण में 0.03% CO2 पाई जाती है। ज़्यादातर पादपों में इसके 0.1% तक बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। जलीय पादप अधिक CO2 का प्रयोग करते हैं क्योंकि जल में जो है CO2 कम घुली हुई होती है। जल में ऑक्सीजन अधिक घुली हुई होती है और CO2 कम घुली हुई होती है। कुछ शैवाल 1% CO2 पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। देखो, CO2 की सांद्रता कम करने पर एक स्तर पर CO2 संतुलन बिंदु स्थापित हो जाता है। CO2 की वह सांद्रता जिस पर CO2 स्थिरीकरण की दर तथा CO2 विमुक्त होने की दर समान होती है उसे CO2 संतुलन बिंदु कहते हैं। यानी अब प्रकाश संश्लेषण की दर स्थिर है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करना था, CO2 से ग्लूकोज बनना था, वो बन रहा है। अब हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पादप अंदर ग्रहण करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए उतनी ही बाहर निकाल देंगे श्वसन के दौरान। यानी वहाँ अब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की ज़रूरत नहीं है। तो वह बिंदु ही क्या कहलाएगा? संतुलन बिंदु। कि जितनी स्थिरीकरण की दर और विमुक्त होने की दर समान है तो वह संतुलन बिंदु है। C3 पादपों के लिए 50 से 100 ppm और C4 के लिए ये कम होता है, 0 से 10 ppm होती है, क्योंकि ये C4 पादप तो उच्च CO2 की सांद्रता में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा CO2 की सांद्रता पादपों के लिए हानिकारक होती है और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये भी अधिक CO2 pH को प्रभावित करती है और pH के कारण से फिर रंध्रों की खुलने और बंद होने की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो अत्यधिक CO2 जब हो जाती है तो उससे pH प्रभावित होता है और रंध्र बंद हो जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कम होता है। अगला बाह्य जो कारक है विद्यार्थियों वह है ऑक्सीजन। विद्यार्थियों, अवायवीय जीवाणुओं में सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण O2 की उपस्थिति में होता है। जैक्सन और योक ने ये बताया कि कम से कम यानी न्यून O2 सांद्रता प्रकाश संश्लेषित इलेक्ट्रॉन के अनुकूलतम अभिगमन में सहायक होती है। इसे वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। यानी जब ऑक्सीजन कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण में जो उत्सर्जी इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ है, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर सकते हैं। और कम ऑक्सीजन में C3 पादपों में प्रकाश शोषण भी नहीं होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के बढ़ने से प्रकाश शोषण बढ़ता है। C4 पादपों में तो प्रकाश शोषण नहीं होता, लेकिन C3 पादपों में तो प्रकाश शोषण भी होता है। तो जिस कारण से अधिक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण को कम कर देती है। ऑक्सीजन कम रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। जल जो होता है, जल के जो प्रभाव हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पर्ण कोशिकाओं की आर्द्रता कम होने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि आर्द्रता कम हो जाएगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे। आर्द्रता कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा तो उसको कम करने के लिए पादप रंध्र बंद कर लेंगे, और रंध्र बंद करेंगे तो फिर गैसों का विनिमय नहीं होगा, CO2 नहीं मिल पाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण भी कम हो जाता है। जल न्यूनता से कोशिका तथा हरित लवक की स्फीति घट जाती है और विकर सक्रियता भी कम हो जाती है। जल न्यूनता के फलस्वरूप प्रकाश अवशोषण क्षमता में कमी, CO2 अवशोषण में कमी, प्राणहरित संश्लेषण इत्यादि में कमी आती है। इन प्रभावों से स्वतः ही प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। यानी जल की कमी के कारण, जल न्यूनता के कारण कोशिका और हरित लवक की स्फीति घट जाती है। एंजाइम भी कम सक्रिय होते हैं। एंजाइम जल की उपस्थिति में ही सक्रिय रहते हैं, इसलिए जल की कमी के कारण एंजाइम भी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो कुछ
बाहरी कारक थे। अब हम आंतरिक कारकों के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक कारकों में सबसे पहले है पर्णहरित। तो पर्णहरित और प्रकाश संश्लेषण में वैसे तो कोई सीधा संबंध नहीं होता। पर्णहरित सीमाकारी कारक भी नहीं होता विद्यार्थियों, लेकिन कैरोटीनॉइड प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर सकते हैं। विल स्टार्टर और स्टोर ने प्रकाश संश्लेषी संख्या अथवा स्वांगीकरण संख्या के बारे में बताया था, है ना, कि स्वांगीकरण संख्या के आधार पर पर्णहरित एक प्रकाश संश्लेषी संख्या का संबंध व्यक्त किया, यानी 1 ग्राम पर्णहरित के द्वारा 1 घंटे में अवशोषित CO2 की मात्रा को प्रकाश संश्लेषी संख्या कहते हैं। दूसरा है आयु। विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण की दर अपरिपक्व से परिपक्व पर्णों की ओर बढ़ती है, इसके बाद ये कम हो जाती है। यानी अपरिपक्व पर्णों में प्रकाश संश्लेषण कम होगा, परिपक्व पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, और जैसे ही पत्तियां वृद्धावस्था की ओर जाती हैं प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। इसके बाद है पर्ण की शारीरी, यानी पर्ण की जो आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ लीफ। पर्ण की शारीरी से CO2 का विसरण, प्रकाश की उपलब्धता एवं वितरण, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का भी गमन प्रभावित होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि C3 पादपों में और C4 पादपों में पर्ण की आंतरिक संरचना अलग अलग होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता है, प्रकाश की उपलब्धता है, ये प्रभाव पड़ते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है। जीव द्रव्य का जलयोजन कम होने से प्रकाश संश्लेषण कम होता है। ये जल का आंतरिक प्रभाव है कि जब जल जीव द्रव्य से जुड़ जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण अधिक, और जब जल जीव द्रव्य से कम जुड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण कम होता है। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का संचय, यह भी एक सामान्य सा कारक है जो प्रभावित करता है। विद्यार्थियों, कोई भी अभिक्रिया हो, अगर उसके उत्पाद संचय होते जाएंगे, एकत्रित होते जाएंगे, तो उसकी क्रिया की दर में कमी आती है। यानी हरी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषी उत्पाद के संचय से प्रकाश संश्लेषण का मान कम होता है। अगर उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 से ग्लूकोज बन गए, और वह ग्लूकोज अगर इकट्ठा होता रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आएगी। उस ग्लूकोज का अगर उपयोग किया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।